तो साथियों अपन देख चुके थे कि रजिया सुल्ताना का वक्त आ गया है अब सुल्ताना बनने का। दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश के योग्य बेटे ना होने के कारण और इल्तुतमिश के बाद शासक बनाया गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में शासक बनती है रजिया, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को शासिका घोषित किया था। परंतु तुर्कान चिहलगामी जिसे कहा जाता है, देखिए तुर्कान चिहलगामी के बारे में एक मत तुर्कान चिहलगामी कहा जाता है। ये 40 सरदारों का दल था। कितने सरदारों का दल था? 40 सरदारों का। ये बात कौन कहता है? ये बरनी कहता है। परंतु मिन्हास कहता है, कौन? मिन्हास जो इतिहासकार हैं, मिन्हास कहते हैं कि ये मात्र 25 सरदार ही इसमें थे, इसका नाम ही सिर्फ 40 दल था। खैर जो भी रहा होगा, पर ये 40 जो दल था, इस 40 दल ने क्या किया, इस गद्दी पे किसको बिठा दिया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। इस बात के लिए रजिया सुल्ताना चली गई मस्जिद के बाहर लाल कपड़े पहन के, क्योंकि उसके बाप ने एक प्रथा शुरू की थी कि जिस किसी को न्याय की जरूरत हो तो वो जुम्मे के दिन, जुम्मे का मतलब होता है, जुम्मा बोला जाता है दोस्तों मुसलमानों में शुक्रवार को। किसको बोला जाता है? शुक्रवार को। तो शुक्रवार को या जुम्मे के दिन आप मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइए लाल वस्त्र पहन के, तो आने वाला हर व्यक्ति आपसे पूछेगा और लोग आपको न्याय दिलाएंगे। ये बात किसने कही थी? इल्तुतमिश ने। रजिया ने वही किया। रजिया शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहन के दिल्ली के एक मस्जिद के बाहर जाके खड़ी हो गई और आने वाली पब्लिक ने जब उसे पूछा तो उसने कहा कि मुझे न्याय चाहिए। बोला किस बात का न्याय चाहिए? कहा कि मेरे पिता ने मुझे सुल्ताना घोषित किया था और मैं मेरे भाइयों से योग्य हूं, इसलिए गद्दी पे मेरा अधिकार है। जबकि तुर्कान चिहलगामी के सरदारों ने क्या किया मेरे साथ में? तुर्कान चिहलगामी के सरदारों ने मेरी जगह किसको बिठा दिया गद्दी पे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बिठा दिया। वो तो कोई बात नहीं है, परंतु उसकी मां है जिसका नाम है शाह तुर्कान। क्या नाम है? शाह तुर्कान। ये शाह तुर्कान बहुत ही क्रूर महिला है। ये हम राज दरबार में रहने वाली सभी महिलाओं के साथ अत्याचार करती है, ये कह रही है रजिया सुल्ताना। इस दिन, जिस दिन ये रजिया सुल्ताना कह रही है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से बाहर हैं। कहां हैं? दिल्ली से बाहर है, दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। यहां शाह तुर्कान किले के अंदर है। तो ये बात जो ही कहती है रजिया सुल्ताना ने, रजिया सुल्ताना क्या करती है? डील कर लेती है पब्लिक के साथ में। पब्लिक को कहती है अगर मैं योग्य ना रही, अगर मैं अच्छे से शासन ना चला पाई, लोगों ने कहा हम तेरे को बना देंगे। आज तक महिला मुसलमानों में शासिका नहीं बनी है, अगर तेरे को बना दिया, क्या गारंटी है कि तू अच्छे से शासन कर पाएगी? रजिया ने कहा जनता को कि अगर मैं अच्छे या योग्य शासिका ना बन पाई, अच्छी शासिका नहीं बन पाई, शासन को सुचारू रूप से नहीं चला पाई, तो आप लोग मुझे बीच चौराहे खड़े करके गोली मार देना। मतलब ये मोदी जी वाले डायलॉग उसने भी मार दिए डायलॉग। जनता ने इमोशनल हो ही जाती है जनता, तो मोदी जी के साथ भी जैसे जुड़ती हैं ऐसे डायलॉग से, तो वैसे ही रजिया के साथ जुड़ गई। और पहली बार इस भारत देश में ऐसा हुआ कि देश की जनता ने राजा को चुना। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुना जाता है, कोई शक नहीं है, परंतु पहली बार इतिहास में जनता ने रजिया का पक्ष दिया और जनता ने विद्रोह खड़ा कर दिया। दिल्ली की जनता ने किसको चुन लिया रे? जनता ने राजा चुना। किसको? रजिया को। रजिया को सुल्ताना घोषित किया गया। रजिया सुल्ताना बनते ही रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अरेस्ट करने के आदेश दे दिए। दिल्ली से बाहर था, उसे वहां मरवा दिया गया और शाह तुर्कान को जेल में डाल दिया गया। शाह तुर्कान को किस में डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया और अब गद्दी पे बैठ गई। 1236 का वक्त है, 1236 में दिल्ली की गद्दी पे बैठ गई रजिया सुल्ताना। अगली शासिका कौन हो गई? रजिया। रजिया 1236 से 40 तक शासन करेगी। अब रजिया के शासनकाल को हम देखना चाहते हैं कि रजिया का शासनकाल कैसा रहा होगा।
देखिए जानिए शासिका कौन बन गई, रजिया। रजिया की अगर बात की जाए तो देखिए यह है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। महिला शासिका थी, पहली भारत की पहली मुसलमान या महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र यही शासिका रहेगी, इसके अलावा शासिका नहीं रहती है। ये जो ही गद्दी पे बैठी तो ये तुर्कान चिहलगामी को खत्म करना चाहती थी। ये जो 40 सरदारों का दल था, जिसमें मिन्हास कहते हैं कि 25 सरदार थे, उन्हीं सरदारों के इस दल को ये खत्म करना चाहती थी, क्योंकि इसे पता है कि मैनिपुलेट कौन कर रहा है राज दरबार को, वो 40 सरदार चला रहे हैं। तो इसलिए वह योग्य पदों पे अपने कुछ साथियों को और जानकार लोगों को नियुक्त करना शुरू कर देती है। सबसे पहले यह याकुत अश्वरोही प्रधान, क्या अश्वरोही जो सेना थी उसका प्रधान बना दिया जाता है। अमीर ए अखनूर जिसे कहा जाता था, इस पद का नाम अगर मैं बात करूं तो उस जमाने में कहा जाता था अमीर, अमीर मतलब प्रधान, अमीर ए अखनूर। अखनूर का मतलब है अश्वशाला, मतलब घोड़े जो होते थे, घुड़सेना होती थी, उसका प्रधान कौन बन गया था, याकुत। याकुत को किसने नियुक्त किया था, रजिया ने। इसी के साथ साथ में पंजाब का सूबा एक इंपोर्टेंट सूबा हुआ करता था, क्योंकि तुर्क जितने भी आक्रमणकारी उस समय आ रहे थे तो पंजाब के रास्ते भारत आ रहे थे। तो इसने पंजाब में अल्तुनिया को नियुक्त कर दिया। किसको, पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार अल्तुनिया को नियुक्त कर दिया। पंजाब का सूबेदार इसने किसे बना दिया, अल्तुनिया को। दूसरी बात, अल्तुनिया के साथ साथ में याकुत को बना दिया। अब इसके चर्चे फेमस होने शुरू हो जाते हैं। यह खुद घुड़सवारी सीखना चाहती है, क्योंकि राजा है, कभी भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। इधर 40 सा दल, वो खुद भी नहीं चाहता कि रजिया सुल्ताना बनी रहे, क्योंकि रजिया से वो इस बात से नाराज हो गए। रजिया कुर्ता, कुल्हा और टोपी पहन करके दरबार में आने लग गई। पुरुषों की वेश में रजिया जब दरबार में आने लगी तो मुसलमानों को यह लगने लगा कि हमारे धर्म के साथ ये खिलवाड़ है, ये महिलाएं ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु अब बोले तो बोले किसको, क्योंकि रजिया तो खुद सुल्ताना है। अब सुल्ताना को कह नहीं सकते। सरदार चाहते थे कि सुल्ताना को हटाया जाए, वो है पर्दा प्रथा को छोड़ के खुले मुंह रजिया दरबार में आने लगी, पुरुषों की तरह रहने लगी, पुरुषों की तरह टोपी कुर्ता पहनने लगी, घुड़सवारी करने लगी। और तो और देखिए, जब आप कभी देखा होगा, शादी में गए होंगे, दुल्हा जब भी बनता है और घोड़ी पे बैठता है तो उसे पता है कि घुड़सवार तो नहीं है, बस शादी है इसलिए उसे वहां बिठाया जाता है। तो उसके साथी या उसके परिवार में खास तौर पे जीजा उसको घोड़ी पे बैठाता है तो हाथ देते हैं, सामने से हाथ पकड़वा के उसे ऊपर खींचा जाता है। देखा होगा आप सब लोगों ने अमूमन। और मौका मिलेगा आपको, जब शादी होगी, पास हो जाएंगे, एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको भी इसकी मौका मिलेगा एक एक्सपीरियंस करने का। तो जब ये याकुत इसे अब घुड़सवारी सीखे राजा, तो राजा के सिखाने वाला व्यक्ति कौन होगा, घुड़सेना का सेनापति, सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी या घुड़सेना का सेनापति कौन है, याकुत। याकुत इसे हाथ पकड़ के डेली घोड़े पे बिठाता है। लोगों में चर्चे आम हो गए और तेरे प्यार के किस्से आम होने लग गए। अब लोग कहने लग गए कि याकुत और रजिया की सेटिंग चल रही है। और तुर्कान चिहलगामी जो 40 दल है, वह तो चाहता ही था कि रजिया को बदनाम किया जाए। इन लोगों ने इस आग को और उकसाया, परंतु कहने लग गए सब लोग, सब जगह चर्चे होने लगे, परंतु ऐसा कुछ था या नहीं ये बात से पता चलेगा। देखिए दुनिया सफलता को कैसे पूजती है। इधर पंजाब का सूबेदार कौन है, अल्तुनिया। एक बार सभी सरदार मिलकर रजिया को हटाने का प्लान करते हैं और इधर अल्तुनिया भी विद्रोह कर देता है पंजाब में और दिल्ली आता है और याकुत की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, याकुत की। याकुत को कौन मार देता है, याकुत को मार देता है अल्तुनिया। देखो उसका गर्लफ्रेंड है कि नहीं, याकुत की सुल्ताना। फिर कह रहे हैं लोग, चर्चे चल रहे हैं, है नहीं फिर भी चर्चे चल रहे हैं। अल्तुनिया
क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। जब अल्तुनिया हत्या कर देता है, अल्तुनिया खुद राजा बनना चाहता है, 40 दल का यह भी एक हिस्सा बनके यह राजा बनना चाहता है, परंतु इधर तुर्कान चेहलगामी के लोग हैं, वो इसी के भाई या इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को शासक बना देते हैं। तीसरे बेटे बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है। बहराम शाह को 1240 से 42 ईस्वी तक शासन करता है। कौन बना रहा है इसको? तुर्कान ए चेहलगामी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और बुक आती है, वो आपको अगर आप चाहे तो वो मिल जाएगी आप लोगों को। आप क्लास को बार बार देखिए, रिवीजन हो जाएंगे, यहीं आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इधर अल्तुनिया ने याकूत को मरवा दिया। अल्तुनिया खुद राजा बनना चाहता है और पंजाब में विद्रोह करके पंजाब सूबे को या सूबेदार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है। रजिया को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। दूसरी बात, इधर जो 40 दल था, इन 40 दलों ने रजिया के दिल्ली से बाहर जाते ही उसके भाई बहराम शाह को शासक बना दिया। किसको शासक बना दिया? बहराम शाह को। रजिया कहां चली गई? देखिए, रजिया गई पंजाब। कहां गई? पंजाब। पंजाब क्यों गई? पंजाब का सूबेदार है अल्तुनिया। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने पंजाब को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया कि मैं नहीं मानता दिल्ली की सत्ता कौन है, रजिया वजिया कोई नहीं है, मैं नहीं जानता, मेरा खुद का स्वतंत्र राज्य है, पंजाब हमारा राज्य है, मैं इसका राजा हूं, सूबेदार नहीं हूं। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए जाती है। रजिया को यहां गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब रजिया इसको ऑफर करती है अल्तुनिया को, शादी करेगा? अगर आपको ऐसी ऑफर मिले, अच्छी खासी लड़की मिल जाए और धन दौलत, राजा, अच्छी खासी नौकरी कर रही हो वो, और तो आप तो जल्दी से हाँ भर देनी चाहिए। यही अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया ने कहा कि अच्छा मौका है, सुल्तान नहीं तो सुल्ताना के हस्बैंड तो बन सकते हैं, है ना। बोला फौजी नहीं तो फौजन तो बन ही सकते हैं। तो वैसे ही इन्होंने सोचा कि अब फौजन से शादी कर लो तो क्या बोलोगे फौजन के पति को? अब मान लो वो सिविलियन है, तब भी लोग उसको फौजी कहने लग जाएंगे, या फिर फौजन का हस्बैंड कहेंगे तो कुछ तो फीलिंग लेगा। तो इसने कहा कि हाँ, राजा की कुछ फीलिंग तो आ ही जाएगी, चलो देखते हैं। खैर, और अल्तुनिया रजिया से शादी कर लेता है। दोनों शादी करके अब कहते हैं चलो दिल्ली चलते हैं। इन्हें पता चलता है दिल्ली में इसके भाई बहराम शाह को शासक बना दिया गया है, इसलिए रजिया क्या करती है और अल्तुनिया दोनों मिलकर दिल्ली की तरफ आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। युद्ध लड़ा जाता है, हार जाते हैं। कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली में हारने के बाद ये वापिस पंजाब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो दिल्ली के तुर्कान चेहलगामी के जो सरदार थे, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे दी, जनता को पागल बनाया कि कुछ लोग बहुत सारा धन दौलत लेके यहां से निकल गए हैं। ये बात डाकुओं में फैला दी गई। डाकुओं को लगा कि भाई ये जो काफिला जा रहा है इधर से कोई धन दौलत लेके जाएगा, उसे लूटेंगे। रजिया और अल्तुनिया अपनी जान बचा के पंजाब की तरफ भाग रहे थे। ये जब जा रहे थे तो कैथल जगह पड़ती है हरियाणा में। इस कैथल के पास ये क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं दोपहर का वक्त एक पेड़ के नीचे। इस बात का पता नहीं होता किनको? डाकुओं को। डाकू सोचते हैं ये माल लेके ले जाने वाले लुटेरे हैं, तो इनसे अपन माल लूट लेते हैं। माल लूटने के चक्कर में अल्तुनिया की बीवी या रजिया सुल्ताना की हत्या इन्होंने कर दी। रजिया की सुल्ताना डाकुओं ने हत्या कर दी। कैथल के पास डाकुओं के द्वारा रजिया को मार दिया गया। रजिया का काम समाप्त हुआ और रजिया के बाद शासक तो बना ही दिया था पहले ही बहराम शाह को, तो इसका भाई शासक बन गया बहराम शाह। देखिए, रजिया को किसने मारा? डाकुओं ने मारा। याद रखना, कहां मारा? डाकुओं ने कैथल के पास मारा। इसीलिए कहावत चलती है, रजिया तो गुंडों में फंस गई। या कई बार कब आदमी परिस्थितियों में फंस जाता है और बड़ा होता है, छोटे लोगों के चुंगल में फंस जाता है, योग्य आदमी अयोग्य लोगों के चुंगल में फंस जाता है, तो अक्सर कहावत सुनने को मिली होगी आपको कि रजिया गुंडों में फंस गई। इस बार रजिया गुंडों में फंस गई, तो रजिया सुल्ताना होकर के सेना से लड़े कोई बात नहीं, पर गुंडे मार के चले गए रजिया को, तो ये कहावत चलती है, रजिया गुंडों में फंस गई। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अभी रजिया से जस्ट आगे कौन शासक बन गया? बहराम शाह। बहराम शाह पे देखते हैं।
क्या किया बहराम शाह ने? बहराम शाह का शासनकाल है 1240 से 42 तक, क्योंकि 1236 से 40 तक रजिया है, और रजिया के बाद में जब रजिया की हत्या कर दी जाती है तो बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है। बहराम शाह किसकी कृपा से शासक बना है? बहराम शाह, देखिए बहराम से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह किसकी कृपा से शासक बना था? तुर्कान चिहलगामी की। उसके बाद रजिया जनता की कृपा से शासक बनी, और रजिया के बाद वापिस से बहराम शाह तुर्कान चिहलगामी की कारण से बना। किसके? तुर्कान चिहलगामी की कृपा से बना है। अब एक बात आप बताइए मुझे, जब कोई आदमी बड़े पद पे किसी अपने व्यक्ति को बिठाता है तो श्योर है कि वह उसे कठपुतली बनाएगा, डांस करवाएगा कि नहीं करवाएगा ना, वो डांस करवाएंगे। ये तुर्कान चिहलगामी का यहाँ दबदबा चल रहा है। इन्होंने कहा कि यार रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया, पर रजिया जानबूझ के आ गई, और रजिया चाहती थी कि मैं तुर्कान चिहलगामी को खत्म कर दूं, क्योंकि तुर्कान चिहलगामी उसे मैनिपुलेट कर रही थी, उन्हें कठपुतली बनाने की कोशिश कर रही थी, और ज्यादा सरदार थे, उच्च पदों पे थे, तो चलती थी उनकी सरकार में। नहीं देखा कई बार अपने राजस्थान में, आपने कई बार देखा होगा, कभी गहलोत से पायलट टांग खींचता है और कभी कहता है कि मैं आपको सरकार से गिरा दूंगा, मैं मेरे विधायकों को अलग ले लूंगा, तो वैसे परेशान हो जाता आदमी। तो वैसे ही ये चालीसा दल कर रहा था कि आपको राजा बनना है तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे, दूसरा राजा बना देंगे। इस बात से इन्होंने सोचा कि यार ये पावर क्यों न राजा से छीन ली जाए। कौन सोच रहे हैं? तुर्कान चिहलगामी के सरदार ये सोच रहे हैं। सरदारों ने सोचा कि इनसे ये सत्ता, ये पावर छीन ली जाए और कठपुतली के तौर पे राजा बिठा दिया जाए। पर राजा जो ही बैठता है वह क्या खेल खेलता है? वह जनता को के फेवर में लेके और तुर्कान चिहलगामी की बात मानना बंद कर देता है। तो इस बात से परेशान होकर के तुर्कान चिहलगामी के सरदारों ने एक पद का सर्जन किया, एक प्रधानमंत्री बनाया और राजा को राष्ट्रपति बना के छोड़ दिया कि राजा के पास नाम का राजा रहेगा, पावर जो भी असली पावर है वो पावर रहेगी किसके पास? नायब मामलिकात का पद बनाया। नायब मामलिकात। नायब मामलिकात को शॉर्ट भाषा में बात करें तो नायब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायब। नायब का पद सर्जन किया, और नायब एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसके पास पूरी पावर हुआ करती थी। बहराम शाह के समय में इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया, बनाया, और बहराम शाह ने उसे ही मार दिया, नायब को खत्म कर दिया। तुर्कान चिहलगामी इस बात से रुष्ट हुई। तुर्कान चिहलगामी ने इसको गद्दी से हटाया, और पहले अगर बात करें रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो रजिया से पहले शासक थे, उसका एक बेटा जिसका नाम था मसूद शाह, मसूद शाह को शासक बनाया। मसूद शाह शासक रहा 1242 से 46 ईस्वी तक। मसूद शाह ने कोई खास काम नहीं किया। मसूद शाह ने तुर्कान चिहलगामी की बातें आराम से मानी, इनकी कठपुतली बनके आराम से एंजॉय किया और इजी वे में अपना शासन करता रहा, क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं फड़फड़ाने की कोशिश करूंगा, मेरे पास पावर नहीं है, पावर नायब मामलिकात के पद के पास है, इसलिए नायब के पास पावर है। मैं ये पहले से हटाते आए हैं, मेरे भाइयों को हटाया है, मेरे परिवार वालों को सबको हटाया है, तो क्यों न इसे हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे को ये राजा बना देंगे। इस बात से मसूद शाह को बिठा दिया गया। परंतु फिरोज शाह को जो ही बिठाया गया, फिरोज शाह को बैठाने के बाद इन्होंने एक सरदार दल है जो तुर्कान चिहलगामी है, इसमें आजकल एक सरदार का बोलबाला चल रहा है, जिस सरदार का नाम है बलबन। ये बलबन इल्तुतमिश का गुलाम है। किसका गुलाम है? इल्तुतमिश। वही इल्तुतमिश जिसने इस तुर्कान चिहलगामी की स्थापना की थी, इसने अपने गुलाम को भी इस तुर्कान चिहलगामी में शामिल किया था। तो ये बलबन का बोलबाला है। बलबन मलिका जहान को अपने फेवर में लेता है और कहता है मसूद शाह की जगह किसी और को बिठा दें। किसी और को किसको बिठाएं? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को ये बिठाने की कोशिश करते हैं। मलिका जहान को फेवर में लेके बलबन की कृपा से नसीरुद्दीन मोहम्मद को शासक बना दिया जाता है।
सॉरी नसीरुद्दीन मसूद को, नसीरुद्दीन मोहम्मद नसीरुद्दीन को शासक बनाया गया। किसकी कृपा से शासक बना? ये कृपा की बात करें तो यह बलबन के कारण शासक बना। ये देखिए, ये बहुत ही खतरनाक तगड़ा बंदा है। ऐसा बंदा आपके भी हाथ लग जाए ना, मजे आ जाएंगे। ये बलबन क्या करता है, एक ऐसे व्यक्ति को राजा बना देता है मसूद शाह को हटा करके, और देखिए 19 वर्ष तक उससे शासन करवाता है। 1246 में हट जाता है और 46 से 65 ईस्वी तक ये राज करता है। बलबन किसे शासक बनाया? नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन क्या करता है, क्या करता था पहले अगर बात करें तो नसीरुद्दीन टोपी सिलकर काम चलाता था अपना। एक टोपी सिलने वाला व्यक्ति था, टोपी सिलता था, टोपी सिलता था, इसलिए इसे एक गरीब व्यक्ति था, टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था और साथ साथ में कुरान की प्रतियां लिख के बेचता था। कुरान की बात करें तो पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, अपने पास छापने का कोई साधन नहीं। आजकल फोटोकॉपी गए, 2 रुपए दिए, भैया फोटोकॉपी निकाल के दे, फटाफट निकालिया, किताबें मिल रही हैं, पढ़ रहे हो आराम से। ये सौदा पहले नहीं था। पहले सीधा सीधा फंडा था, किसी ने कोई किताब लिख दी तो दूसरी अगर उसकी प्रति बनेगी तो वो उसे हाथ से ही लिखनी पड़ती थी, हैंड राइटिंग। तो कुछ लोगों को रोजगार यही था, वो कॉपियां लिखते थे और लिख लिख के किताबों की फोटोकॉपी नोट्स बना बना के बेचते थे। तो ये नोट्स बनाया करता था टोपी सिलने के साथ साथ में कुरान के। किसके नोट्स रहे? कुरान की प्रतियां बेचता था। ये प्रेस नहीं हुआ करती थी। प्रेस लाने का श्रेय सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों को जाता है। 1556 ईस्वी में जब अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत देश में प्रिंटिंग प्रेस लगाई और इन्होंने छापना शुरू किया था। तो प्रेस 1556 तक प्रेस नहीं आएगी, तब तक ये पूरा धंधा है वो हैंड राइटिंग नोट्स बेचने का ही चलेगा। जो ही प्रेस आ जाएगी फिर नोट्स खत्म और किताबें आनी शुरू हो जाएंगी। तो कुरान की प्रतियां सिलता था, इसलिए इसे दरवेश राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरवेश। दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है। अब एक बात बताओ, आप किसी टोपी सिलने वाले आदमी को, नोट्स लिखने वाले आदमी को राजा बना दिया जाए तो वो क्या करेगा? इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय बलबन के कठपुतली बनने का। इसलिए इसने बलबन को अपने समय में नायब बना दिया गया। नायब ए मामलिकात का पद था, वो किसको दे दिया? बलबन को, क्योंकि इसे राजा किसने बनाया है? बलबन ने। इसलिए इसने बलबन को ये पद दे दिया और बलबन की बेटी से शादी कर लेता है, बलबन की पुत्री से शादी करता है। कौन रहे? देखो ऐसा आदमी मिलेगा, इसने अपनी बेटी दी, राजा बनाया टोपी सिलने वाले व्यक्ति को, नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन इस खुशी में कि यार ऐसा तगड़ा बंदा है, तुम तो महान हो, तुमने हमें बेटी दे दी, तुमने हमें राज दे दिया, दरबार दे दिया, पैसा दे दिया, धन दौलत इज्जत शोहरत सब दे दिया, और तुम्हारी बेटी भी दे दी। इसलिए इस खुशी में नसीरुद्दीन ने बलबन को महान कहा। क्या कहा? महान। महान का मतलब होता है, उपाधि होती थी उस समय उल्लुग खां। देखिए अब पूछा जाए गुलाम वंश में उल्लुग खां किसे कहा जाता है, तो बलबन को कहा जाता है। बलबन को कहा किसने? बलबन को कहने वाला व्यक्ति नसीरुद्दीन था। किस खुशी में? जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो इस बात से खुश होकर के बेटी की शादी में और नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी, उल्लुग खां की उपाधि दे दी और इसे दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है। टोपी सिल के और कुरान की प्रतियां लिख के अपना जीवन यापन करता था। उल्लुग खां को, सॉरी बलबन को इसने उल्लुग खां की उपाधि दी। यही काम इसने अपने जीवन में किए, इससे ज्यादा कोई काम नहीं किए। अब इसके बाद में शासक बन गया, इसको हटा करके बलबन। बलबन कौन है आपको इस बात का पता है? तुर्कान ए चिहलगामी का एक सरदार है। तुर्कान ए चिहलगामी का एक सरदार है। इस सरदार, ये नायब का पद था इसके पास पहले नसीरुद्दीन के समय में। एक बार इस बलबन का एक प्रतिद्वंदी था जो हिंदू से कन्वर्ट होके मुसलमान बना, या रेहान नाम था जिसका, रेहान। ये रेहान और बलबन ये दोनों ही तुर्कान ए चिहलगामी के सदस्य थे। किसके? तुर्कान ए
चीहलगामी के सदस्य थे। तुर्कान चीहलगामी के सदस्य हैं। तो एक बार हिंदू रेहान ने यहां उस समय एक बार देखिएगा राजा था उससे पहले, जिस राजा का नाम था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन को रेहान ने कहा कि भैया ये नायब के पद पे बैठा रखा है बलबन को, ये आदमी ठीक नहीं है, अगर आप लोगों ने इसको यहां बिठाए रखा तो हम आपको राजा का विरोध करेंगे। नसीरुद्दीन तो वैसे भी बलबन की कठपुतली, बलबन से बात की, क्या चाहते हो। रेहान ने कहा कि इसे नागौर भेज दिया जाए, राजस्थान वाला नागौर, इसे नागौर का सूबेदार बना दिया गया, नागौर का इक्ता दे दिया गया इन्हें और नागौर भेज दिया गया। थोड़े ही दिन बाद बलबन का वर्चस्व चला और बलबन ने वापस से, जाहिर सी बात है अपना जमाई है, घर का मसला है, सेट कर लेंगे नसीरुद्दीन को, तो चले जाएं एक बार नागौर। चले गए, थोड़े ही दिन में सेट किया और वापस से रेहान को बदायूं भेज दिया कि भैया वो भी नागौर गया, तुम भी बदायूं जाओ। ये बदायूं गया, पीछे से बलबन वापस दिल्ली आ गया। बस यही तो चल रहा है खेल। अब दिल्ली आया तो इन्हें लगने लग गया कि कोई विरोध कर सकता है, इसलिए बलबन खुद राजा बन गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन का विरोध करने वाला तुर्कान चीहलगामी का सरदार कौन था। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम याद रखना रेहान। रेहान ने इसका विरोध किया था। अब शासक बन गया बलबन। कौन बन गया रे? बलबन। बलबन शासक बनते ही इसे सब पता है, क्योंकि इतने दिन से बलबन खुद लोगों को पद पे बिठा रहा था, हटा रहा था, बैठा रहा था, हटा रहा था। तो बलबन को इस बात का पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये जो तुर्कान चीहलगामी है, ये इतने दिन हम इसमें बैठ के मैनिपुलेट कर रहे थे, राजा को कठपुतली बना रहे थे, अब हम राजा बने तो हमें भी लोग कठपुतली बनाएंगे। तो इसने कहा बात तो ठीक है, जब कठपुतली बनाएंगे तो कुछ तो किया जाना चाहिए। और इस समय आते आते दिल्ली की सत्ता ऐसी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि जब दिल्ली की सत्ता पे कठपुतलियां बैठा करती थी तो कहा जाता है कि चारों तरफ भारत में अराजकता फैल गई थी, सब राज्य स्वतंत्र हो गए थे, दिल्ली की जो पावर थी वो दिल्ली के आसपास ही रह गई थी। और तो और कहा जाता है कि दिल्ली के किले की पश्चिमी दीवार पे अगर हम बात करें, जैसे कि मेवात एक क्षेत्र आता है, जहां मेवात के मुसलमान, अलवर वाला जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान का, ये क्षेत्र के जो मुसलमान है ये यहां रहा करते थे, रेवाड़ी, मेवात, अलवर वाला जो बेल्ट है, इसमें ये लोग, कहा जाता है जब किले के फाटक दोपहर के 3 बजे की या दोपहर की जो नमाज थी, नमाज के बाद किले के पश्चिमी गेट बंद कर दिए जाते थे, राजा को डर लगता था। दिन में दोपहर की नमाज के बाद ही किले के गेट बंद कर दिए जाते थे। इतना भयंकर मेवातियों का आतंक था, राजा के नाम से कोई नहीं डरता था। दासियां किले से बाहर पानी भरने आया करती थी, जब पानी भरने दासियां आया करती तो मेवाती लोग उनके कपड़े उतार लेते थे और उन्हें नंगा करके वापस किले में भेजते थे। जा तू कह दे तेरे राजा को क्या औकात है उसकी, है ना, तेरे कपड़े उतार लिए हमने। कपड़े उतार उतार के ले जाया करते थे दासियों को और नंगा उन्हें भेजा करते थे किले में। तो कैसा राज्य रहा होगा, कैसा आज तक के इन छोटे छोटे जो राजा बने, तुर्कान चीहलगामी ने क्या आतंक फैलाया होगा। जब लोग ऐसे राजा के साथ करते हैं तो आम पब्लिक के साथ कैसा बिहेव और बर्ताव किया जाता होगा उस जमाने में, सोचिए, सोच के भी अजीब सा लगता होगा। तो इस बात को लेकर के ये जब सब माजरा चल रहा था, इधर पूरे देश में छोटे छोटे राज्यों में अपने अपने लोग स्वतंत्र हो गए थे। बलबन को इस बात का पता था। बलबन जो ही गद्दी पे बैठा तो बलबन को पता इस समस्या को निपटाया नहीं जा सकता, इतना आसानी से तो नहीं निपटाया जा सकता। अगर इसे निपटाना है तो हमें सख्त होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आपका बेटा बिगड़ गया तो बाप सख्त रवैया अपना सकता है, तभी काबू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे ही कोचिंग में होता है। ऑफलाइन में जब छोरे ज्यादा सर पे चढ़ जाते हैं तो मास्टर जी सख्त हो जाते हैं। ऐसा करना पड़ता है हमें भी, क्या करें, बलबन बनना पड़ता है कभी कभी। तुम लोग बदमाशी करते हो तो, और बलबन तो बनना ही पड़े, क्या करें, उपाय भी क्या है। तो बलबन, जिसे नसीरुद्दीन ने उल्लू खां की उपाधि दी थी, यही बलबन अब सख्त रवैया अपनाता है और दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। कहा जाता है बलबन इतना सख्त हो गया था कि बलबन के दरबार में कोई हंस नहीं सकता था, कोई मुस्कुराए भी नहीं। बोला अच्छा मुस्कुरा रहा है, सजा हो जाता यार, बैंड करवा देता था, तुरंत मुर्गा बना देता था हंसने पे। दूसरी बात, जब ये गद्दी पे बैठता था तो सामने खड़े दरबारी सब खड़े रहते थे, कोई बैठ नहीं सकता था इसके बराबर में। इतना लोगों के साथ में खूंखार तरीके से पेश आने लगा। दूसरी बात, अपने बगल में भाई साहब बड़े बड़े डाकी टाइप के आदमी रखता था, 7-7, 8-8 फीट के,
तकड़े मस्त अंडे अफ्रीका वाले काले काले, और देख के बच्चे डर जाएं, लोग भी डर जाएं। ऐसे 15-20 आदमी साथ चलते थे, बड़े खूंखार टाइप के, डाकी टाइप के आदमी साथ लेकर के चलता, और वो साथ साथ में बोलते जाते बिस्मिल्लाह 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 कहते हुए राजा अपने अंगरक्षकों को नंगी तलवारों के साथ में निकलते थे बाहर, ताकि जनता में खौफ पैदा हो जाए, लोग डरने लग जाएं। जो दासियों के कपड़े उतार के भेजते हैं उन्हें पता चल जाए एक मैसेज कि आजकल दिल्ली की गद्दी पे एक खूंखार शासक बैठ गया, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं चल रहा था कौन गद्दी पे बैठ रहा है कौन हट रहा है। एक 2-2 साल में हर कोई हटा रहा है, हर कोई बैठ रहा है। तो ये खौफ पैदा करने के लिए बलबन ने एक खूंखार नीति अपनाई। बलबन को यह भी पता था कि हमें किसी न किसी हालत में क्या करना पड़ेगा, इन तुर्कान चीहलगामी का जो दल है इसे समाप्त करना पड़ेगा। तो बलबन ने तुर्कान चीहलगामी को समाप्त किया। क्या कर दिया? को समाप्त कर दिया, इस दल को समाप्त कर दिया। अब खूंखार नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो बलबन ने लोहा व रक्त की नीति अपनाई। लोहा और रक्त की नीति क्या है? लोहा और रक्त मतलब लोहे की तलवार और खून का रिश्ता तय कर दिया। जो भी गलती करेगा उसे सीधा सर कलम कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुनवाई नहीं की जाएगी। इसलिए खूंखार दिखना पड़ेगा, थोड़ी सी गलती तो मारे जाओगे, ताकि लोगों में एक डर पैदा हो जाए। इसलिए बलबन ने लोहा एंड रक्त की नीति अपनाई। लोहा तलवार और रक्त खून, तो दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? मर्डर। तो मर्डर करने की या लोहा एंड रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने, याद रखिएगा। इसके साथ साथ में इसने सजदा व पाइबोस, ये दो नीतियां हो रहा है, सजदा व पाइबोस की नीति। सजदा की नीति व पाइबोस की नीति। सजदा का मतलब जब भी राजा आएगा, ये तुर्कान चीहलगामी सरदार वरदार अब इनकी नहीं चल रही है। ये आते ही पहले राजा आता था, खड़े ही नहीं होते थे, बैठे रहते थे आराम से, ठाके लगाते थे, टांग पर टांग डाल के हा हा ऐसे कर रहे हैं, राजा का इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब बलबन कहता नहीं, बैठ नहीं सकते, खड़े रहिए, सजदा कीजिए। मैं जब भी दरबार में आऊंगा तो सभी के सभी सरदार वो तुर्कान चीहलगामी, किसी से कोई मतलब नहीं है, सजदा करेंगे। सजदा मतलब झुकेंगे घुटनों के बल पे और दुआएं करेंगे मेरे लिए, सर झुका लेंगे मेरे आगे, जैसे भगवान के आगे झुकाते हैं वैसे अपने आप को भगवान का रूप कहने लग गया और कहा कि झुक जाइए मेरे आगे, सजदा कीजिए। पाइबोस, पाइबोस का मतलब था किसी लेते हो ना कि किसी लेना, पर किसी किसकी लेना? देखिए पैरों की, कि मेरे पैरों का किस करना है, आप लोगों को चुमना है। अगर आप किसी के पैर जाके पड़ जाओ, लेट करके लमलेट होकर के सीधा, और उसके पैरों को चूमो, तो आप में क्या फील आएगा कि हम गुलाम हैं। और यही चाहता था बलबन की जनता को, और मेरे दरबार के सेनापति और जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, इन्हें लगना चाहिए कि पावरफुल बलबन है, कोई दूसरा पावरफुल नहीं है। अगर उसके सामने कुछ करने की कोशिश की तो लोहा एंड रक्त की नीति के तहत उसे मरवा देगा। तो इसलिए ये सब चीजें खूंखार तरीके से पेश आने लग गया बलबन। जो ही खूंखार तरीके से पेश आएगा तो जाहिर सी बात है कि जनता इस बात का विरोध करेगी, लोग इस बात को विरोध करेंगे, गलत तरीके से देखेंगे, और लोगों को लगेगा कि अब बात ठीक नहीं है। तो जब लोगों को यह बात लगने लगेगी तो बलबन क्या कहता है, जब जब देखिए कोई भी शासक खूंखार होता है, कोई भी व्यक्ति, देखिए यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए, किसी धर्म से ना जोड़िए। मुसलमान हिंदू या सबकी बुराइयां सबकी अच्छाइयों पे हम बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एज ए इतिहास के स्टूडेंट, ना कि हिंदू मुसलमान। नहीं कम को तुम्हें मैं बाहर मिलूं और जूते मारने लग जाए, कुछ लोग अंडे फेंकने लग जाए, तुमने मुसलमानों के बारे में ऐसा क्यों कहा, हिंदुओं के बारे में, ऐसा नहीं है। मेरा मानस आपको सिर्फ हिस्ट्री क्लियर करवाना है। तो बलबन क्या कर रहा है, बलबन एक गेम खेलने लगता है। जब जब कोई व्यक्ति खूंखार होता है या गलत काम करता है तो वो धर्म की आड़ लेता है, कहता है नहीं ये बोला कि आप तो लोगों को मरवा रहे हो, लोहा एंड रक्त की नीति कर रहे हो। बोला नहीं, ये काम मैं नहीं कर रहा, मेरे से अल्लाह करवा रहा है। कौन करवा रहा है? अल्लाह करवा रहा है। बोला आपने उस आदमी को मार दिया, वो थोड़ा सा बेचारा हंसा ही था, उसने क्या गलती की थी? बोला उसको मरवाना जरूरी था, ये अल्लाह की रहमत है, मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। ये इतनी क्रूरता के साथ पेश आ रहा है, जो भी गलत करेगा और अपना नाम कह देगा कि मैं नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहा है। मतलब अल्लाह कैसे कर रहा है? जनता ने कहा आप कर रहे हो,
आप हमें फुद्दू समझा, हम जनता हैं, हम भोले भाले हो सकते हैं, पर इतने भी गधे नहीं हैं कि आप हमें जो बोलो हम मान लेंगे। अल्लाह कैसे कर रहा है? आप कर रहे हो, आदेश तो आप दे रहे हो। तो इसने कहा नहीं बाबू नहीं, क्या है मेरे साथियों जवानों का, ये मैं कहीं कर रहा हूं, ये अल्लाह मुझसे करवा रहा है, मैं अल्लाह का दूत हूं। क्या हूं? अल्लाह का दूत हूं, ईश्वर की प्रतिछाया हूं, मुझे ईश्वर ने धरती पे भेजा है। ईश्वर धरती पे खुद थोड़ी ना आते हैं, राजा बना करके किसी व्यक्ति को भेजते हैं, और वो मैं बलबन हूं, और मैं राजा की प्रतिछाया हूं। मेरे में तो भगवान बोलते हैं, मैं जो बोलता हूं वही भगवान। तो मैं इनको मरवाने के आदेश मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं कहता तुम मेरे पैर चूमो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भगवान कहता है, मैं भगवान की प्रतिछाया हूं, अल्लाह ने कहा मुझे, और आप मेरे पैर नहीं चूम रहे, अल्लाह के पैर चूम रहे हो। पढ़ो मेरे पैरों में और पैरों का किस्सी करो, और आपको फील आना चाहिए कि भगवान के किस्सी कर रहे हैं। तो मतलब साक्षात भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसने अपने आप को कहा अल्लाह जिलाई का पद दिया है, इल्ले जिलाई। इल्ले जिलाही का मतलब होता है ईश्वर की प्रतिछाया, ईश्वर की प्रतिछाया। ईश्वर की प्रतिछाया का मतलब है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह मैं नहीं, भगवान कर रहा है, ये बोल रहा है बलबन। बलबन के समय पे काफी सारे मंगोल आक्रमण भी होने भारत पे शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे बड़ा राजस्थान का बना दो। यहां से कौन सी जातियां आने लग गई रे? मंगोल। इल्तुतमिश के समय से शुरू हो गए थे मंगोल। जब इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल शुरू हो गए तो मंगोलों का बार बार भारत पे आक्रमण हो रहा है, और इधर शासक है बलबन। बलबन ने अपने पुत्र को यहां पे नियुक्त किया, मोहम्मद को। ये मंगोलों के साथ लड़ता हुआ इसका पुत्र मारा गया। जो ही बलबन का पुत्र मारा गया, बलबन बड़ा अपने पुत्र के लिए रोता था। अपने जीवन के अंतिम समय पे घुट घुट के कोने में छुप छुप के रोया करता था। 2 साल तक खूब रोया बलबन, और रोते रोते बलबन की आखिरकार मृत्यु हो जाती है, और अपने बेटे की याद में रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है और वह मर जाता है। बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद में आगे की गद्दी कौन संभालता है? बलबन के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे के खुसरव कोशिश करता है, बलबन का एक बेटा जिसका दूसरे का नाम था के खुसरव। के खुसरव को गद्दी पे बिठाने की बात चलती ही है कि इसी समय दिल्ली का बलबन ने दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया था। दिल्ली का कोतवाल बहुत अच्छा पद हुआ करता था, दिल्ली में पुलिस का अधिकारी हुआ करता था सबसे बड़ा। इसे नियुक्त किया था फखरुद्दीन को। फखरुद्दीन का एक जमाई होता है, और ये जमाई इस के खुसरव को और इन लोगों को मरवा देता है। जमाई की बात अगर करें तो जमाई का नाम होता है निजामुद्दीन। क्या नाम है? जवाई का नाम है निजामुद्दीन। क्या नाम है? निजामुद्दीन नाम है उसका। और निजामुद्दीन दिल्ली में ही रहता है, और के खुसरव की हत्या हो जाती है। अब जब के खुसरव की हत्या हो जाती है तो एक बार बंगाल के समय बंगाल में इन्होंने बंगाल को जीत करके वहां का सूबेदार नियुक्त किया था अपने भाई बुगरखा को। बलबन का भाई था जिसका नाम था बुगरखा। क्या नाम था रे? बुगरखा। तो बुगरखा को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया, और बुगरखा वहां बंगाल में शासन कर रहा है। इस बुगरखा के एक बेटा था जिसका नाम था केकुबाद। क्या था? केकुबाद। इस केकुबाद को बलबन ही पालता था। बलबन ने पाला इसे, बलबन ने इसे पढ़ाया लिखाया, अपने पास रखा, क्योंकि जब इसका बेटा की मृत्यु होगी तो बलबन ने ही इसे ले लिया था। और देखिए बलबन का भाई बुगरखा का बेटा कौन है? केकुबाद को यह पाल के बड़ा करता है, और आगे बलबन के बाद में शासक कौन बनेगा और कैसे गुलाम वंश का अंत होगा जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों ये आज के शासक हुए। अभी तक अगर बात करते हैं अपन तो एक बार रिवीजन बता दूं आपको, टोटल शासक कौन कौन से हुए हैं उन पे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर से एक बार देख लेंगे। गुलाम वंश या इसे ममलूक वंश कहा जाता है। ममलूक
वंश कहा जाता है। शासकों की बात की जाए तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया, रजिया के बाद में बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में अगर बात करें मसूद शाह, मसूद शाह के बाद बात करें तो नसीरुद्दीन, टोपी सिलता था। नसीरुद्दीन के बाद बात करें तो बलबन। ये शासक हो गए हैं टोटल, सभी के सभी अभी तक जो हमने पढ़े हैं। अब गुलाम वंश का अंत कैसे होगा और गुलाम वंश के अंतिम समय में कौन शासक था और कैसे गुलाम वंश समाप्त हो गया देखेंगे। ये बलबन वैसे बलबनी वंश का था। किस वंश का था? बलबनी वंश का था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।